हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो है वो इंडियन हिस्टोरिकल प्लेस चल रहे थे, जो भारत के ऐतिहासिक स्मारक पढ़ रहे थे अपन। उसके अंदर हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर जो है वो कुतुब मीनार की बात कर ली है, खूनी दरवाजे की बात कर ली है, इंडिया गेट की बात कर ली है, राजघाट की बात कर ली है और एक लोहे स्तंभ जो है वो हमने पढ़ लिया है। आज जो है वो अपन अगले अपने स्मारक को पढ़ते हैं और अगला अपना जो स्मारक है उसका नाम रहेगा लाल किला। अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है लाल किला। तो कौन से किले की बात करेंगे? लाल जो किला है, इस लाल किले को पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना ऐतिहासिक स्मारक है उसका नाम है लाल किला। तो साथियों, लाल किला जो है ये दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली में है। लाल किला जो है वो आपका कहां पर है? दिल्ली के अंदर बना हुआ है। लाल किला जो है वो दिल्ली के अंदर है। इस लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। इस लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है लाल किले का निर्माण। और आपका जो लाल किला है, इस लाल किले का निर्माण होता है 1638 से लेकर 1648 के मध्य। 1638 से लेकर 1648 के मध्य इसका निर्माण होता है। और लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। शाहजहां मुगल बादशाह जिसके अपन बात कर रहे हैं, उसके द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लाल किला जो है, इस लाल किले के अंदर 1648 के अंदर संग्रहालय का निर्माण करवाया गया। यानी इसके अंदर 1648 को क्या बनाया गया? संग्रहालय बनाया गया। कौन से किले के अंदर? लाल किले के अंदर, जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। इसमें याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लाल किले को 2007 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। कहां पर शामिल किया? विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इस लाल किले को, आपका जो लाल किला है, इस लाल किले को विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया जाता है? तो 2007 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है 2007 में। और इस लाल किले का जो निर्माण है वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। तो हमने लाल किले की बात की और ये जो लाल किला है ये दिल्ली के अंदर ही है और दिल्ली में इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। इसमें 1648 को संग्रहालय का निर्माण हुआ। और यह जो लाल किला है, इस लाल किले को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां द्वारा अपनी क्या बनाया जाता है? इसको राजधानी बनाया जाता है। शाहजहां ने इस लाल किले को बना लिया था अपनी राजधानी। उसके बाद में अगला जो अपना स्मारक है, ये तो अपने दिल्ली के हो गए स्मारक, ये दिल्ली के स्मारक हो गए। और दिल्ली के बाद में अगला जो अपना स्मारक रहेगा वो है आगरा के स्मारक। कौन से? आगरा के स्मारक। और आगरा के स्मारक में सबसे पहले जो स्मारक की अपन बात करेंगे, उस आगरा के स्मारक का नाम है ताजमहल। आगरा का जो स्मारक है उसका नाम है ताजमहल। आगरा का जो स्मारक अपन अब पढ़ेंगे उसका नाम है ताजमहल। और ये आपका ताजमहल जो है ये आगरा के अंदर है। कहां पर है? आगरा के अंदर है ताजमहल। तो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा जो स्मारक है आगरा का, देखने योग्य, मतलब बहुत ही अच्छा दार्शनिक स्थल भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपका आगरा के अंदर बनाया गया है ताजमहल। ये जो ताजमहल है ये एक मकबरा है। क्या है? मकबरा है। कौन से संगमरमर से बना? सफेद संगमरमर से बना। सफेद संगमरमर से बना, संगमरमर से बना क्या है? मकबरा है। ये सफेद संगमरमर से बनाया गया एक मकबरा है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जिसका
निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है और शाहजहां के द्वारा अपनी बीबी की याद में इसका निर्माण करवाया जाता है और इसकी बीबी का नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा के अंदर और ये जो ताजमहल है ये एक मकबरा है जो कौन से संगमरमर से बनाया गया है? सफेद संगमरमर से बनाया है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और ये एक क्या है? मकबरा है। ये एक क्या है? मकबरा है। मुमताज की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको मुमताज के बारे में बताता हूं। देखो, आपने नाम सुना है नूरजहां का, नूरजहां। इस नूरजहां का आपने नाम सुना होगा। ये नूरजहां जो है ये पहले नूरजहां नहीं हुआ करती थी। पहले इस नूरजहां का जो नाम था वो था मेहरुनिशा। क्या नाम था? मेहरुनिशा। इस नूरजहां का नाम था मेहरुनिशा। मेहरुनिशा नाम हुआ करता था किसका? इस नूरजहां का। और इस नूरजहां या मेहरुनिशा की जो माता थी, इस माता का नाम है अस्मत बानो बेगम। क्या नाम है? अस्मत बानो बेगम। और इसके पिता का जो नाम है वो होगा आपका ग्यास बेग। ग्यास बेग या एतमादुद्दौला भी इसको आप कह सकते हो। और इसका एक भाई था, भाई का नाम था आसफ खान। क्या नाम था? आसफ खान। इसका जो भाई था, भाई का नाम क्या था? आसफ खान नाम था। ये जो मेहरुनिशा है, इस मेहरुनिशा बताया जाता है हुआ क्या कि मेहरुनिशा के पिता एतमादुद्दौला जी जो है ये कहाँ पर रहा करते थे? तो ये रहा करते थे अकबर के दरबार के अंदर। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहा करते। थोड़ा सा मैं बैक से आपको पीछे से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा। अकबर के दरबार में रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि बताते हैं कि इन ग्यास बेग जो था, इस ग्यास बेग के या एतमादुद्दौला के 10 एक लड़कियां हो गई। लड़कियां यानी लड़की के जन्म पे कहते हैं कि लक्ष्मी का आवागमन हुआ है। भाई इनके 10 लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मा एक भी नहीं हुआ। 11वीं भी इसके लड़की हो जाती है जिसका नाम था मेहरुनिशा। जैसे ही मेहरुनिशा का जन्म हुआ तो ग्यास बेग और इस अस्मत बानो बेगम ने इसको जंगल में फेंक दिया। जब इसको जंगल में फेंका जाता है तो एक दिन घूमता घूमता अकबर यहाँ पर आ जाता है। अकबर यहाँ पर आकर अकबर ने देखा कि एक छोटी बच्ची जो है वो चिल्ला रही थी जंगल के अंदर। अकबर उसको उठाकर अपने दरबार में ले आया। वहां जैसे लेकर जाता है तो पहचान जाती है जो अस्मत बानो बेगम थी, उसने पहचान लिया और कहा कि भाई ये मेरी पुत्री है। अकबर ने कहा भाई ये तो गलत बात है, अगर आपकी पुत्री है क्या हुआ? अगर आपके 10 आगे लड़कियां हैं तो ये भी लड़की है, आपकी है, तो इसकी परवरिश करनी चाहिए। अगर आप 10 की परवरिश कर पाओगे तो एक की भी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। बोले ठीक है जी। इधर ये मेहरुनिशा बड़ी होती गई और इधर जहांगीर जो था, सलीम जिसको बोलते हैं अपन, अकबर का पुत्र था, ये भी इधर बड़ा होता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आ गया कि भाई दोनों बड़े हो गए। इधर मेहरुनिशा भी बड़ी हो गई और इधर अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, ये भी अब बड़ा हो गया। अब ये दोनों भाई क्या हुआ, जैसे ही बड़े हुए तो बड़े एक साथ हो रहे। मुसलमानों में वो वाली प्रॉब्लम तो आती नहीं, भाई बहन वाली। हुआ क्या, जहांगीर और इस मेहरुनिशा को आपस में हो गया भाई प्रेम। अब दोनों को आपस में प्रेम हो गया। इधर मेहरुनिशा और इधर जहांगीर भी दोनों अपने अपने रूम में बैठे। दोनों ने एक दूसरे के नंबर शेयर कर लिया, व्हाट्सएप पे चैट करी जाए दोनों। इधर मेहरुनिशा इसको इमोजी भेजे और इधर से जहांगीर इसको इमोजी भेजे। एक दिन क्या हुआ, अकबर ने देखा जहांगीर के रूम में जाकर तो जहांगीर साहब लाग रहा व्हाट्सएप पर चैटिंग करने। अकबर ने चुपके से फोन में देखा, भाई ये बात तो कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? पता चला कि ये तो मेहरुनिशा के साथ बात कर रहा है। अकबर भागा दौड़ा गया अली कुली बेग के इस एतमादुद्दौला के पास या ग्यास बेग के पास जाता है। कौन? अकबर। अकबर जाकर ग्यास बेग को कहता है कि देखो ग्यास बेग, तुम्हारी पुत्री मेहरुनिशा भाई आ तो खराब है जी की, मेरे लटिंगर ने और खराब करेगी। यानी जहांगीर को और ये मतलब सलीम जो है इसको भी खराब करने पे तुली। या तो तुम अपनी पुत्री की शादी खुद कर दो या भाई इन्हें
मेरे लछोरा का नंबर जी कहने पे ब्लैक लिस्ट में गिरवा दे। ग्यास बेग ने कहा कि बिन ब्लैक लिस्ट में नंबर तो कौन गिरा सकूं, पर एक काम कर सकूं, मैं मेरी छोरी को ब्याह कर सकूं। बोलो ठीक है। मेहरुनिशा जो थी, इस मेहरुनिशा की शादी करवा देता है ग्यास बेग, जिसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग के साथ में शादी करवा देता है। अब अली कुली बेग के साथ में शादी हो गई भी 2-3 साल, तो शादी नई नई शादी थी और प्रेम, नया प्यार और नया ही सिस्टम, तो मेहरुनिशा बड़ी खुश रही। लास्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे इस अली कुली बेग जो था, इसकी यानी मेहरुनिशा और इसकी एक पुत्री भी हो गई थी। पुत्री का नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम ये भी हो गई थी। धीरे धीरे 4-5 साल हो गए शादी को। शादी होने के बाद में थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया। तब इसको याद आए मेहरुनिशा को जहांगीर की, बोला यार वो अच्छा था। मेहरुनिशा ने एक दिन कुछ सोचे समझे ही अली कुली बेग को टपका दिया, रातों रात इसकी टिकट काट दी। अली कुली बेग की हत्या करके अपनी मम्मी को कॉल किया, अशमत बानो बेगम को। बोली मम्मी आज तो जी हमारा झगड़ा हो गया आपस में। तो अशमत बेगम कहती है बेटा पति पत्नी में झगड़ा किस में नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो बोली मम्मा आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोली ज्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, एडजस्ट कर लो। बोलो तो फिर हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला नहीं है। तो फिर इस लाश को खटाए डल लगाऊं, यानी बेटा सल्टा दियोगे? बोले सल्टा दियो। तो ठीक है भाई। ये असमत बेगम जो है वो मेहरुनिशा को अपने घर बुला लेती है और असमत बेगम के घर में आ गई मेहरुनिशा। और मेहरुनिशा की माता असमत बेगम जो है, इसने गुलाब से क्या निकाला था, इत्र निकाला था। गुलाब से इत्र जो निकाला था, गुलाब से इत्र जो निकालने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? असमत बानो बेगम को। भी एक दिन क्या हुआ कि इधर जहांगीर राजा बन गया अकबर की मृत्यु के बाद, और मुगलों में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ करता था, एक मेला लगता था। इस मेले के अंदर असमत बानो बेगम की पुत्री मेहरुनिशा भी कहती है असमत बानो को कि मम्मी मम्मी मेरे को भी इस मेले के अंदर जाना है। इसकी मम्मी ने कहा बेटा तू इस मेले के अंदर नहीं जा सकती। बोली मम्मी क्या कारण है, मैं क्यों नहीं जा सकती? बोली बेटा विधवा वहां पे नहीं जा सकती, वहां पे तो शादीशुदा ही महिला जाएगी या सुहागण महिला जाएगी। बोली मम्मी मन ने घोंटा मैं जाऊंगा। तो बेटा एक काम करो, मैंने गुलाब से इत्र निकाला है और ये इत्र यानी सेंट लगा के जाओ और जहांगीर के चारों ओर चक्कर लगाओ। हो सकता है पहले तुमसे प्यार किया करता था जहांगीर, अब भी तुमसे प्यार करने लग जाए। बोले टेंशन ही ना ले मम्मी, अब भी सल्टा दे। पर ये मेहरुनिशा आई, आकर मेले में जहांगीर के चारों ओर चक्कर लगाई। जहांगीर ने देखा बेटी इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, किसी में से खुशबू नहीं आ रही। ये कौन सी आलिया भट्ट आ गई जिसमें से इतनी सारी खुशबू आ रही? जहांगीर बापड़ो करड़ी छाती करके उठ गयो। जहांगीर जाकर मेहरुनिशा को कहता है कि मुझसे शादी करोगी क्या? मेहरुनिशा कह रहा है बावड़ा तेरे खातिर तो बिन्नू बिना सल्टा आ गया, यूं शादी तो करेंगे। तो मेहरुनिशा के साथ में शादी कर लेता है जहांगीर और इसको नाम दे देता है नूरजहां। क्या नाम देता है? नूरजहां। नूरजहां का मतलब होता है, नूर का मतलब सुंदर और जहां का मतलब होता है संसार। अब नूरजहां के साथ में जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद में ये आपकी नूरजहां जो है वो जहांगीर के घर जाएगी। तो जहांगीर के घर जब जा रही थी तो इस आशफ खां की एक पुत्री जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ये अर्जुमंद बानो बेगम कहती है कि बुआ बुआ आप नए वाले फूंपा जी के पास में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ में चलूंगा। बोली बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से इस मेहरुनिशा ने जहांगीर को कहा कि जहांगीर साहब सुनिए, थोड़ा सा सुनिए जरा, मेरे एक पुत्री और है। जहांगीर ने कहा अच्छा और ब्याह दिए? चलो कोई नहीं सल्टा। लाडली बेगम ये भी इस नूरजहां के साथ में आ गई। भाई जहांगीर आगे कौन सा एक लड़की पे रहने वाला था, ये तो बिरबल की प्रेमिका नारकली से भी प्रेम कर बैठा था। इधर जहांगीर के घर में एक पुत्र जिसका नाम था शहरयार। शहरयार। एक इसके पुत्र हुआ करता था खुर्रम। खुर्रम एक खुसरो भी था और खुसरो को तो पहले से एडा लगा दिया, खुसरो तो खुसरो बना दिया था इसको। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहां पर गई तो लाडली बेगम की नजर पड़ गई शहरयार के ऊपर और लाडली बेगम नूरजहां को कहती है कि मम्मी मम्मी मेरा तो लफड़ा सेट करवा दो। किसके साथ? शहरयार के साथ। बोली बेटा टेंशन ना ले, इसकी शादी शहरयार के साथ करवा दी।
अब ये अर्जुमंद बानो बेगम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी, ये पसंद आ गई किसको? खुर्रम को। अब खुर्रम को जब पसंद आई, इधर अर्जुमंद बानो बेगम को भी खुर्रम पसंद आ गया। इस अर्जुमंद बानो बेगम ने अपनी बुआ को कहा कि बुआ बुआ मेरा भी सिस्टम सेट करवा दो खुर्रम के साथ। बोली बेटा तेरी भी शादी करवा देते हैं। अब खुर्रम की शादी करवा दी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। ये अर्जुमंद बानो बेगम जो है, ये अर्जुमंद बानो बेगम ही बाद में क्या कहलाई थी? मुमताज कहलाई। ये मुमताज बड़ी ही खूबसूरत हुआ करती थी और खूबसूरती का फायदा इस तरह से उठाया किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने खूबसूरती का फायदा इस तरह से उठाया कि इस मुमताज को तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही बना दिया था। 14 बच्चे हुए थे इनको, 7 जीवित रहे थे, 14 बच्चे हुए थे जिसमें 7 जीवित रहे थे। और 7 जीवित, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1614 के अंदर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था जोहर आरा। जोहर आरा यानी एक पुत्री थी। और उसके बाद में 1615 को जन्म होता है दारा शिकोह का। 1616 को जन्म होता है सूजा का होता है। और 1617 को होता है रोशन आरा का जन्म। रोशन आरा का जन्म होता है। 1618 को होता है औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब का जन्म। और 1624 को जन्म होता है मुराद बख्श का। और 1631 को गोहर आरा का जन्म होता है। और इसी गोहर आरा को जन्म देते हुए 1631 में मुमताज की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो 14 हुए थे, 7 के ही नाम मिलते, 7 तो जीवित नहीं रहे। 14 में से इस 14वें बच्चे गोहर आरा को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई। तो इधर शोक लगा भाई किसको? शाहजहां को शोक लगा। बोला मैं तो 70 मारने वाला था, तुमने तो 50 नहीं होने दी और पहले से ही जीवन में साथ छोड़कर चली गई, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हारे कब्र पर क्या बना दूंगा? एक मकबरा बना दूंगा जो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है शाहजहां। कौन कहता है? शाहजहां। और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में क्या बनवा दिया? एक मकबरा बनवा दिया। और उस मकबरे का नाम ही क्या है? ताज महल है। इस ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू होता है और 1648 तक चलता है। 1631 में शुरू होता है और 1641 तक चलता है। इसकी वास्तु शैली की अगर बात की जाए तो इसमें फारसी, तुर्की और उर्दू और भारतीय शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके जो वास्तुकार इस ताजमहल के जो वास्तुकार है, इस ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अहमद लाहौरी जो है वो इसके वास्तुकार थे। और ये ईसा खां की देखरेख के अंदर इसका निर्माण होता है। ताजमहल के अंदर मकराना नागौर के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकराना नागौर के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये ताजमहल जो है वो आपका पेयोत्रा दौरा शैली तथा 4 बाग शैली में बना है। 4 बाग शैली के अंदर निर्मित है। कौन सा? आपका ताजमहल। पेयोत्रा दौरा और 4 बाग शैली के अंदर निर्मित है ताजमहल, जिसका निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा सफेद संगमरमर से करवाया गया। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो 1857 की क्रांति में इस ताजमहल को खोदकर संगमरमर को निकालने का प्रयास भी किया गया था।
तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ से संगमरमर को निकालने का जो प्रयास है वो भी किया गया था। कौन से? तो ताजमहल से संगमरमर को निकालने का प्रयास जो है वो 1857 की क्रांति के समय किया जाता है। उसके बाद में देखो ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल को 1983 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 1983 के अंदर इसको विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। ताजमहल जो है, इस ताजमहल को विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया जाता है? तो विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल किया जाता है 1983 के अंदर। तो आई होप कि आपको ताजमहल जो है वो समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन जो है वो बात करने वाले हैं आगरा के किले की। अगला जो अपना ऐतिहासिक स्मारक में अगला जो स्मारक है उसका नाम है आगरा का किला। आगरा का किला। देखो आगरा का किला जो है, ये भी आगरा का किला जो है ये भी आपका कहां पर होगा? आगरा के अंदर होगा। कहां पर होगा? आगरा में होगा। इस आगरा के किले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुगल बादशाह रहा करते थे। कौन रहा करते थे? मुगल बादशाह है यहाँ पर रहा करते थे। ये जो आगरा का किला है ये लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? तो लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण सिकरवार वंश के राजपूतों के द्वारा किया गया। सिकरवार वंश के राजपूतों के द्वारा निर्माण किया जाता है आगरा के किले का। ये जो आगरा का किला है, पहले यहाँ पर एक मुस्लिम जो था जिसका नाम था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी जो था, इस गजनवी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। महमूद गजनवी के द्वारा इस आगरा के किले के ऊपर पहले क्या किया जाता है? कब्जा किया जाता है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा एक लोदी शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। इस सिकंदर लोदी ने आगरा की यात्रा की थी 1506 के अंदर। 1506 के अंदर यह सिकंदर लोदी आगरा की करता है यात्रा और इसी यात्रा के दौरान 1506 के अंदर आगरा के किले की मरम्मत करवा देता है और आगरा के किले की मरम्मत करवाकर सिकंदर लोदी ने आगरा के किले को अपनी राजधानी बना लिया था। सिकंदर लोदी ने आगरा के किले को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। सिकंदर लोदी ने आगरा के किले को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। इसको 1983 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। 1983 में इसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। विश्व धरोहर में 1983 को शामिल किया जाता है। इसके अंदर जहांगीर महल, खास महल और शीश महल स्थित है। कौन से किले के अंदर? आगरा के किले में, जिसका निर्माण सिकरवार वंश के राजपूतों के द्वारा करवाया गया। लेकिन यहाँ पर रहते तो कौन थे? मुगल बादशाह रहा करते थे। अगला जो अपना स्मारक होगा जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये फतेहपुर सीकरी जो है ये एक नगर है। क्या है?
नगर है और इस नगर का निर्माण 1571 के अंदर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 के अंदर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया जाता है। ये फतेहपुर सीकरी जो है ये 1571 से लेकर 1585 तक मुगलों की राजधानी रहा था। मुगलों की क्या रहता है? राजधानी रहता है। मुगलों की राजधानी जो है ये फतेहपुर सीकरी जो है वो 1571 से 1585 तक रहता है। साथ में आप एक बात को ध्यान रखना, आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो और राजस्थान के इतिहास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम आता है, जिसने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इस महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। किसको बनाया था? चावंड को बनाया था अपनी राजधानी 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने, जो राजस्थान इतिहास के अंदर एक जो है वो किस्सा है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है, इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, इस जो फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है, इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये तो क्या है? मक्का की नकल है। मक्का की क्या है? नकल है। और इस मस्जिद का जो दरवाजा है 54 मीटर का जो इसका दरवाजा बनाया गया है, इसका नाम है बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ की मस्जिद के अंदर है। ये मस्जिद जो है वो हिंदू व फारसी शैली में निर्मित है। हिंदू व फारसी शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी मस्जिद? तो फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है। इस मस्जिद के पास में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी है। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो भी इसी मस्जिद के पास में बनी है, जो जहां पर जो निसंतान महिलाएं हैं, निसंतान महिलाएं जो है वो यहाँ पर आती है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। सलीम का जो जन्म है, अकबर के जो पुत्र थे सलीम, इन सलीम का जन्म जो है वो इसी सलीम चिश्ती की दरगाह पर आने से हुआ था। ये आपके हो गए आपके यूपी के जो महत्वपूर्ण स्मारक है वो भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद में महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा की गुफाओं को पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाएं जो है वो 29 है, एलोरा की गुफाएं जो वरुल जिसको बोलते हैं वो 34 है। उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।